एक ऐसा व्यक्ति जिसने मात्र 500 रुपया लगाकर एक कपड़ा का बिजनेस शुरू किया और उस रुपया को 75,000 करोड़ बनाया। यह कहानी है उस इंसान की जिसने कहा धंधा कभी छोटा नहीं होता। गरीबी ने पढ़ाई छुड़ाई, मंदिर के बाहर पकोड़ों का ठेला लगाया और 16 साल की उम्र में अकेला विदेश गया। पेट्रोल पंप से शुरू हुई यह कहानी धीरू भाई अंबानी की। आइए सुनते हैं कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं धीरू भाई अंबानी। मेरा जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरबा गांव में हुआ। मेरा बचपन का नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी था और पिता हीराचंद अंबानी पेशे से एक शिक्षक थे और पास के ही एक स्कूल में पढ़ाते थे। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि मैं आने वाले समय में भारत के व्यापार और आर्थिक परिदृश्य को बदल दूंगा। 5 साल की उम्र में मुझे बहादुर कांजी स्कूल में दाखिला मिला। पढ़ाई के दौरान ही मुझे नेतृत्व करने का मन था, लेकिन घर की हालत कठिन थी। पिता की तनख्वाह से 5 बच्चों का खर्च चलाना मुश्किल था। गरीबी से परेशान होकर मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। घर वालों को गुस्सा आया, लेकिन मैं अपने निर्णय पर अडिग रहा। मैंने तय कर लिया था कि पढ़ाई से ज्यादा मैं व्यापार सीखूंगा। स्कूल में मिलने वाली पॉकेट मनी मैंने कभी खर्च नहीं की और हर रुपया गुल्लक में जमा करता गया। एक दिन गुल्लक तोड़ी और उसी पैसे के साथ मैं कमाई की तलाश में घर से निकला। फरवरी का महीना था। गांव के मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहती थीं। उनकी भूख और परेशानी देखकर मैंने सोचा अगर मैं उनके लिए कुछ बेच दूं तो फायदा भी होगा। इसलिए मैंने पकोड़ों का ठेला लगाया। पहले कुछ दिन कठिन रहे, लेकिन 10-15 दिनों में मुनाफा मिलने लगा। गांव के एक आदमी मुझसे आकर कहा, देखो बाबू, तुम्हारे पिता एक शिक्षक हैं और गांव में उनका मान सम्मान है, इसलिए यह काम छोड़ दो। यह काम छोटा है। पर मैंने जवाब दिया, धंधा कभी छोटा नहीं होता। कुछ दिनों तक मेरा यह बिजनेस चला, परंतु कुछ समय बाद लोगों का आना जाना मंदिर में बहुत कम हो गया और मजबूरी बस मुझे यह बिजनेस बंद करना पड़ा और मैंने ठेला बेच दिया और कमाई को सुरक्षित रख लिया। यह पहला अनुभव था जिसने मुझे व्यापार की असली दुनिया का एहसास कराया। इसके बाद मेरा ध्यान विदेश की ओर गया और मैंने कई लोगों से सुना था कि यमन में भारत से कहीं ज्यादा अवसर हैं और वहां मेहनत करने से बड़ा फायदा हो सकता है। पिता को मैंने समझाया और अपनी टिकट और वीजा का इंतजाम किया और मैं पिताजी की अनुमति से महज 16 साल की उम्र में यमन पहुंच गया और वहां शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया। वहां मैंने देखा कि ग्राहक अक्सर कम ईंधन लेते हैं। मैं हमेशा ग्राहकों को समझाते रहता और उनसे बोलता कि तेल ज्यादा भरवाने में फायदा है, जिससे बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी समझदारी और मेहनत से पंप का मुनाफा तेजी से बढ़ा। काम को देख कंपनी ने मुझे जल्द ही पंप का मैनेजर बना दिया। यही अनुभव मेरे लिए व्यापार की असली सीख बन गया। दिन भर पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद मेरा दिन खत्म नहीं होता था। शाम का खाली समय मैं सीखने और कमाई बढ़ाने में लगा था। इसी सोच के साथ मैंने उसी कंपनी में क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन किया। इंटरव्यू में उम्र पर सवाल उठाया गया, तुम्हारा उम्र सिर्फ 16 साल है, इसलिए जॉब नहीं दिया जा सकता। मैंने आत्मविश्वास से कहा, उम्र कम है, लेकिन समझ अनुभवी लोगों से ज्यादा है। डिग्री न होने पर भी मैंने साफ कहा कि मैं पढ़ाई नहीं, नतीजे देने में विश्वास रखता हूँ। मैंने वादा किया कि एक हफ्ते बिना वेतन का ही काम करूंगा और 6 महीने में हर सेल्स टारगेट पार कर दूंगा। यही आत्मविश्वास काम आया और मुझे नौकरी मिल गई। अब मैं एक ही दिन में दो जिम्मेदारियां निभा रहा था, पेट्रोल पंप पर भी और ऑफिस में भी। काम के बीच मैं रोज 5 स्टार होटल में 1 रुपया की चाय पीने जाता था। वहाँ का माहौल, अमीर लोगों की बातें और उनके काम करने के तरीके मेरे लिए सीख का जरिया बन गया। मैं हर दिन ध्यान से देखता कि कैसे बड़े लोग सोचते हैं और फैसले लेते हैं। इसी दौरान मैंने सुना कि यमन में चलने वाला चांदी का रियाल सिक्का उसमें मौजूद असली चांदी से भी सस्ता बिक रहा है। बाकी लोग इसे मजाक में ले रहे थे, पर मैंने इसे अवसर समझा। मैंने तुरंत मशीन खरीदी और सिक्कों को पिघलाकर शुद्ध चांदी में बदलना शुरू किया। फिर इसे सुनारों को बेचने का काम शुरू किया। कुछ ही समय में हजारों सिक्के पिघल गए। मेरी इस समझदारी और मेहनत ने मुझे लाखों का मुनाफा दिला दिया। यह अनुभव मुझे यह सिखा गया कि छोटे अवसरों को समझदारी से इस्तेमाल करना कितना बड़ा लाभ दे सकता है।
यमन में चांदी के अचानक गायब होने से सरकार सतर्क हो गई। उन्होंने महीनों तक जांच की और अंततः पता चल गया कि यह काम एक युवा कर रहा है। पुलिस जब मेरे ठिकाने तक पहुंची, मैं वहां से निकल चुका था। अपनी मेहनत और कमाई को लेकर मैं भारत लौट आया। 26 साल की उम्र में मैं यमन से मुंबई पहुंचा। वहां से लोकल ट्रेन पकड़कर सीधे अपने गुजरात के चोरवा गांव लौटा। गांव में मेरे परिवार और कई लोग ढोल नगारों के साथ मेरा स्वागत करने आए थे। लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। पर उत्सव उसी समय ठहर गया जब मेरे पिताजी सामने आ गए। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम यमन की नौकरी छोड़ आए? मैंने सच बताया। भीड़ में खड़े लोग चुप हो गए और पिता की नाराजगी मेरे सामने स्पष्ट दिख रही थी। यह पल मेरे जीवन का बहुत बड़ा सबक था। सपनों के लिए निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता। मेरा जवाब दृढ़ था। मैंने कहा, अगर विदेश में नौकरी करके मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो भारत में व्यापार करके भी सबकी जिंदगी बदल सकता हूं। गांव वाले इस पर शक जताकर लौट गए। इसके बाद मैंने गांव में रहकर अगले कदम की योजना बनाना शुरू किया। गांव में कोकिला बेन रहती थी, जो वर्षों से मेरे साथ जुड़ी थी और करीब 10 साल से मेरा इंतजार कर रही थी। लौटने के बाद हमने कुछ दिन साथ बिताए। एक सुबह मैंने साफ कहा कि मैं मुंबई जाकर व्यापार शुरू करने वाला हूँ। कोकिला को डर था कि मैं फिर अकेला चला जाऊंगा, लेकिन इस बार फैसला अलग था। उसी दिन दोपहर में हमारा विवाह हुआ और शाम तक हमने गांव को अलविदा कहकर मुंबई के लिए कदम बढ़ाया, एक नई जिंदगी और नई सपनों की शुरुआत के लिए। 1958 में मैं मुंबई आया और बहुत कम पूंजी के साथ कपड़ा व्यापार शुरू किया। उस समय शहर के बड़े व्यापारियों की यूनियनें थीं, जो नए लोगों को बाजार में आने ही नहीं देती थी। काफी कोशिश और बातचीत के बाद मुझे काम करने की इजाजत मिली। जल्द ही समझ आया कि मिल वाले सूत महंगे बेचते हैं और खरीदार सस्ते में ले लेते हैं। इस वजह से नुकसान छोटे और नए व्यापारियों को होता था। मैंने ऐसे व्यापारियों को इकट्ठा किया और तय किया कि हम सीधे फैक्ट्रियों से माल सस्ते में उठाएंगे और सही दाम पर बेचेंगे, ताकि हमें भी हक का पूरा मुनाफा मिले। बड़े व्यापारी इससे नाराज हो गए और सरकारी अधिकारी से दबाव डालकर हमारी खरीदारी के लिए जगह पर ताला लगवा दिया। जब मैंने गोदाम पर ताला देखा, तो विरोध करने का एक अलग तरीका अपनाया। यूनियन के साथ मिलकर हमने सारा माल उसी अधिकारी के घर के सामने रखवा दिया। यह हमारा स्पष्ट संदेश था, गलत सिस्टम और अन्याय के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। कुछ ही घंटों में बड़े अधिकारी उस अफसर के घर आने वाले थे। अगर बाहर बोरियां दिख जाती, तो सच्चाई सामने आ जाती। नौकरी बचाने के लिए अफसर ने तुरंत गोदाम का ताला खुलवा दिया। इसके बाद मेरा और बाकी व्यापारियों का काम फिर से शुरू हो गया। कुछ साल सब ठीक चला, लेकिन बाद में चंपकलाल दमानी और मेरे बीच मतभेद बढ़ने लगा। हमारी सोच अलग थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि चंपकलाल दमानी कौन है? तो देखिए, चंपकलाल दमानी मेरे चचेरे भाई और पहले व्यापारिक साझेदार थे। हम दोनों के विचार अलग थे, इसलिए 1965 में हम दोनों की साझेदारी खत्म हो गई और अगले साल 1966 में मैंने गुजरात के नरोदा में टेक्सटाइल मिल शुरू की। यहीं से मेरी असली उड़ान शुरू हुई। इसी दौरान सरकार ने रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस शुरू किया, जिससे विदेश से सस्ता कपड़ा मंगाकर नया सामान बनाकर एक्सपोर्ट किया जा सकता था। मैंने अपनी सारी बचत लगाकर विदेशी फैब्रिक खरीदा और उससे टी शर्ट, शॉल और दूसरे कपड़े बनाने शुरू किए। इस नए कारोबार का नाम रखा बिमल, जो मेरे भतीजे के नाम पर इस कारोबार का नाम रखा गया था। मशीनें लग चुकी थी और कपड़ों का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था, लेकिन दूसरे टेक्सटाइल मालिकों ने बाजार में हमारी सफलता को रोकने की चाल चली। उन्होंने अपनी रिटेलरों से कहा, अगर आपने धीरूभाई अंबानी से माल लिया, तो आगे आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। इसके बावजूद मैं नहीं रुका, खुद देश भर में घूमा, रिटेलरों से मिले और भरोसा दिलाया, नुकसान होगा तो मैं संभालूंगा, मुनाफा होगा तो पूरा आपका रहेगा। मेरा यह तरीका उन्हें विश्वास दिलाने में सफल रहा और रिटेलरों तथा थोक व्यापारियों ने हमारे माल को अपनाया। बेहतर क्वालिटी और भरोसे के कारण बिमल का पॉलिएस्टर बाकी ब्रांडों से अलग दिखने लगा। कपड़ों की बढ़ती मांग ने मुझे और मेरी टीम को उत्साहित किया और हम तेजी से देश भर में अपने व्यापार को फैलाने लगे। यह वक्त मेरे लिए उस दौर की पहली बड़ी जीत साबित हुई। एक ही दिन में देश भर में बिमल के 100 शोरूम खोले गए और यह जल्द ही नंबर 1 पॉलिस्टर ब्रांड बन गया। वर्ल्ड बैंक की टीम ने नरोदा की टेक्सटाइल मिल का निरीक्षण किया
और इसे भारत की सबसे अच्छी मिल कहा। यहाँ बने हुए कपड़े विकसित देशों के मानकों पर खड़े उतरे। सफलता के साथ मुश्किलें भी आईं। कुछ प्रतिस्पर्धी मुझ पर केस कर दिया, यह कहते हुए कि रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस का गलत फायदा लिया है। मैंने साफ कहा, नियम में ऐसा नहीं लिखा है कि पूरा माल विदेश भेजा जाए। कुछ कपड़े विदेश गए, बाकी देश में बेचे गए और मुनाफा बढ़ा। इसके बाद मैंने कारोबार को और बढ़ाया और 8 मई 1973 को कंपनी का नाम रिलायंस रखा। जनवरी 1978 में भारत का पहला बड़ा आईपीओ लाया और 10 रुपया में 2.8 मिलियन शेयर जारी किए, जिसमें 58,000 निवेशकों ने पैसा लगाया। और 1986 में वार्षिक शेयर होल्डर मीटिंग में 3 लाख लोग शामिल हुए, जो उस समय का बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। 1980 में मैंने महाराष्ट्र के पातालगंगा में पॉलिएस्टर फाइबर का कारखाना खोला। मेहनत और दूरदर्शिता से तेल का उत्पादन लाइसेंस भी हासिल किया। कभी पेट्रोल पंप पर काम करने वाला मैं अब अपनी खुद की ऑयल कंपनी का मालिक बन चुका था। लेकिन मेरे जीवन में एक और बहुत बड़ा टर्निंग मोड़ आता है। 16 फरवरी 1986 को मुझे पहला हार्ट अटैक आया। तेज पीठ दर्द के साथ मैं बेहोश हो गया। बेटे मुकेश ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने अगले 42 घंटा बेहद क्रिटिकल बताया। फिर भी मैंने बेटे को आश्वस्त किया, मैं ठीक हो जाऊंगा। स्ट्रोक के बाद मेरा एक हाथ पैरालाइज हुआ, लेकिन 3 महीने कड़ी मेहनत, डाइट और एक्सरसाइज से हाथ ठीक कर लिया। इसके बाद मेरा कारोबार तेजी से बढ़ा। 1992 में रिलायंस ने ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाना शुरू किया। इसी साल 9 इंटू यूएस के साथ मिलकर रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड शुरू की। 1998 से 2000 में जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स खोली। इस समय तक मैं देश और विदेश में प्रसिद्ध हो गया। 1996, 1998 और 2000 में एशिया वीक मैगनीज ने मुझे एशिया के 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। मेरी सफलता भारत के लिए गर्व की बात थी। 1998 में मुझे द वर्टन स्कूल का डेंस मेडल मिला। 1999 में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर और 2001 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। मेरी पत्नी कोकिला बेन ने भी व्यापार में बड़ा योगदान दिया। पहले हार्ट अटैक और 2002 में हार्ट अटैक के बाद भी मेरा साहस कम नहीं हुआ और 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में मैं दुनिया को अलविदा कहा गया। उस समय रिलायंस का टर्नओवर अरबों में था। साधारण जीवन जीकर जीरो से शुरुआत करके पीढ़ियों तक चलने वाला साम्राज्य बनाना मेरा सपना था और मैंने इसे सच कर दिखाया।